प्रियंका गांधी वायनाड से लोकसभा का उपचुनाव लड़ेंगी, जबकि राहुल गांधी रायबरेली की लोकसभा सीट को होल्ड करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर एक बैठक हुई। बैठक में फैसला निकल कर आया। इस बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल और दूसरे तमाम नेता मौजूद रहे। प्रियंका गांधी ने अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है। पार्टी ने ये तय कर दिया कि राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए, क्योंकि रायबरेली ये पहले से भी उनके बहुत नज़दीक है। उस फैमिली के साथ बड़ा जुड़ाव है वहाँ से, और पीढ़ियों से वहाँ पर वो लड़ते आए हैं। इसीलिए वहाँ के लोगों का भी कहना है और पार्टी के लोगों का भी कहना है कि पार्टी के लिए ये अच्छा होगा कि रायबरेली सीट वो रिटेन करे। और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी ज़िंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। बहुत खुश हूँ मैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू represent वायनाड, एंड all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी, और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। दोनों देश के जवान जम्मू कश्मीर के जंगलों में दिन रात आतंकियों की तलाश कर रहे हैं, जिससे ताकि जम्मू में अमन कायम हो सके। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन की शुरुआत हो चुकी है। 24 घंटे पहले गृहमंत्री ने एक हाई लेवल बैठक की। आज ही सीडीएस अनिल चौहान जम्मू पहुंचे हैं। वहां काउंटर ऑपरेशन के बारे में उन्होंने जानकारी ली और इन सब के बीच हंदवाड़ा में एक आतंकी पकड़ा गया है, जबकि बांदीपोरा में एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। जम्मू में आतंक के सफाई का सबसे बड़ा प्लान तैयार हो चुका है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से आए 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। जो कायर आतंकी मौत से बचते हुए जंगलों में छिपे थे, उनके भी खात्मे का फुल प्रूफ प्लान तैयार हो चुका है। पिछले 4 दिनों में केंद्र सरकार से लेकर खुफिया एजेंसियां पूरे एक्शन में हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 13 जून को। 13 जून को पीएम मोदी ने जम्मू के हालात पर बुलाए रिव्यू बैठक में आतंक के खात्मे के लिए पूरी क्षमता के इस्तेमाल का निर्देश दिया था। इसके बाद 16 जून को गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की और उन्होंने घुसपैठ के सभी रास्तों को सील करने की सलाह दी। इसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जम्मू पहुंचे और वहां सुरक्षा के हालात और काउंटर ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। बांदीपोरा में ही एक आतंकी मौत के घाट उतार दिया गया। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। हंदवाड़ा में हिजबुल के इस आतंकी को सुरक्षा बल ने गिरफ्तार किया है। इस आतंकी पर कश्मीर में कई टारगेट किलिंग में शामिल होने का आरोप है। आतंकियों को पकड़ने के लिए लगातार सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है। कल हमें खबर मिली है कि एक टेररिस्ट है जिसके पास वेपन्स है और वो किसी ताक में बैठा हुआ है कि वो कोई टेरर इंसिडेंट कर लेगा।
ऑपरेशन में हमने जब बंदे को आइडेंटिफाई हो गया कि बंदा कौन है, उससे वेपन्स भी सीज किए। वेपन्स उसके एक चाइनीज पिस्टल है, एक ग्रेनेड और एम्प्टी ये 2 मैगजीन पिस्टल के है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। इस इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने यह कार्रवाई की। ये मुठभेड़ बांदीपोरा के आरागम इलाके में रविवार देर रात शुरू हुई थी। एक आतंकी के ढेर होने के बाद अब दूसरे आतंकी की तलाश के लिए सुरक्षा बल ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। आतंकियों की तलाश में त्रिनेत्र अल्ट्रा ड्रोन को भी अभियान में लाया गया है। जिन कायर आतंकियों ने कल श्रद्धालुओं की बड़ी बस के ऊपर हमला किया था, उन आतंकियों को ढूंढने के लिए इस समय जो है वो सुरक्षा बल ड्रोन की मदद ले रहे हैं। ये साफ तौर पर आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। ये ड्रोन जो है वो जंगलों की तरफ जो है वो भेजा जा रहा है और बड़े पैमाने पर जो है वो इस समय सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो है वो भारतीय सेना के जवान जो है वो पूरे इलाके को खंगालने की जो है वो कोशिश में है। रियासी हमले में एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी इस आतंकी हमले को लेकर एक्टिव हो गई है। एनआईए में एसपी लेवल के अधिकारी वारदात की तफ्तीश में जुटे हैं। फॉरेंसिक टीम के जरिए सबूतों को पता लगाए जाने की कोशिश हो रही है। फौज और सुरक्षा बल के ताबड़तोड़ ऑपरेशन ने घाटी में आतंक की कमर पूरी तरह से तोड़ दी है। ऐसे में आतंकियों के इकोसिस्टम में घाटी में जिंदा रहने और अपना वजूद बचाए रखने में मुश्किल हो रही है। इसीलिए जम्मू में अचानक से छोटे छोटे आतंकी संगठन सामने आकर आतंक की आग को जम्मू के इलाके की तरफ मोड़ने की साजिश में है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने जम्मू को आतंकी टारगेट बनाने के ऑपरेशन को पीर पंजाल का नाम दिया है। पिछले एक हफ्ते में जिस तरह से काउंटर टेरर ऑपरेशन के लिए पीएम मोदी ने एनएसए के साथ बैठक की है और आतंक के फन को कुचलने के लिए पूरी आजादी दी है, इसके बाद आतंक के फाइनल अंत की शुरुआत हो चुकी है। और इधर पश्चिम बंगाल के नई जलपाईगुड़ी में हुए रेल हादसे में मरने वालों की संख्या 9 तक पहुंच चुकी है। मालगाड़ी ने ट्रैक पर खड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मारी, बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। यह हादसा मानवीय भूल है या फिर मशीनी चूक, इसे लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सोमवार सुबह 8:55 पर भयानक हादसा हो गया। सिलीगुड़ी के पास रंगापानी स्टेशन पर कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी थी। अचानक एक तेज आवाज आई। एक मालगाड़ी ट्रेन ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कंचनजंगा एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतर गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। सवार यात्रियों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। यहाँ तो मतलब जो है एक ट्रेन शायद खड़ी हुई थी और एक ट्रेन आगे जो है इनसे टकरा गई शायद। एक ही लाइन पे एक ही पटरी पे था। जी हाँ, एक ही पटरी पे शायद एक ट्रेन खड़ी थी या जा रही थी, शायद स्लो थी और मतलब एक ट्रेन आ रही थी, आके जो है मतलब ऐसी दुर्घटना हुई है शायद। कितने पैसेंजर्स हताहत हुआ है इसमें? अभी तो हिसाब से 50-60 तो हुआ है। जब ये घटना घटी तब टाइम हो रहा था अप्रोक्स 8:35 मॉर्निंग। तो जितना हम लोग को पता चला, सामने कंचना जो एक्सप्रेस है वो धीरे गति से चल रहा था, वो खड़ा नहीं था, धीरे गति चल रहा था। पीछे से जो मालगाड़ी है वो अचानक बहुत स्पीड से था, वो आके पीछे से मार दिया उसको। एनिमेशन के जरिए भी हादसे को समझिए कि कैसे मालगाड़ी की टक्कर के बाद कंचनजंगा एक्सप्रेस डीरेल हो गई और उसकी बोगियां मालगाड़ी पर चढ़ने लगी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसे के वक्त वहां कितना भयानक मंजर रहा होगा। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ मतलब लोग राहत कार्य के लिए लगे हुए हैं और प्रशासनिक तौर पर जो लोग हैं वो तो लगे ही हैं। स्थानीय संस्था द्वारा भी मदद के लिए आगे आया गया है और यहाँ पे जो भी परिजन हैं उनके लिए और लोगों के लिए राहत के साथ खाने पीने की भी कुछ सामग्री, चूँकि देर हो रहा है, जितना देर हो रहा है तो कुछ न कुछ लोगों के द्वारा वितरण भी किया जा रहा है। हादसे के कुछ ही घंटे बाद रेल मंत्री भी वहां पहुंची और अस्पताल पहुंचकर घायलों से भी मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस रेल हादसे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि सरकार को सिर्फ चुनाव की परवाह है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि देश में लगातार हो रहे रेल हादसों का जिम्मेदार कौन है। सारा फोकस है, रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है, अभी रेस्टोरेशन पे पूरा फोकस है। ये मेन लाइन है और किसी भी तरीके से ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है। अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। रेल में लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। पिछले 10 साल में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1117 एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें जान और माल दोनों का नुकसान हुआ है। ये नंबर कहीं ज्यादा है, मतलब हर महीने 11 एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन जवाबदेही देगा? शुरुआती जांच में इसे लापरवाही का मामला बताया जा रहा है। रेल अधिकारियों के मुताबिक मालगाड़ी को रुकने का सिग्नल दिया गया था, लेकिन ट्रेन चालक ने सिग्नल की अनदेखी कर कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी। इस वजह से पैसेंजर ट्रेन के सबसे पीछे गार्ड वाले डिब्बे और पार्सल को टक्कर लगी। We have information of 8 deaths, yes. Around 25 injuries. जो इंजर्ड है उनको नियर बाई हॉस्पिटल्स भेजा गया है फॉर मेडिकल अटेंशन। नॉन फेटल काइंड ऑफ इंजरीज है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है अभी तो वॉर फुटिंग पे चल रहा है। वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट द रेस्क्यू ऑपरेशन एज सून एज पॉसिबल। सीनियर ऑफिशियल्स हैव ऑलरेडी रीच्ड द साइट। पश्चिम बंगाल में हुए इस ट्रेन हादसे पर पीएम मोदी ने भी अपनी संवेदनाएं जताई, साथ ही पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। फिलहाल इस हादसे की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है और ये पता लगाया जाने की कोशिश हो रही है कि आखिर चूक कहां हुई। रेल मंत्रालय की तरफ से मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया गया है और घायलों को 50-50 हजार का मुआवजा दिया जाएगा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर हैं और अब रेलवे ट्रैक को खाली कराने का काम लगभग पूरा हो चुका है। हादसे की वजह से 19 ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं, तो वहीं कई ट्रेन के रूट को भी बदल दिया गया है। इधर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुदनी विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। विदिशा से सांसद चुने जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने अपनी विधायकी छोड़ दी है। इस्तीफा देने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज ने कहा कि मैं आज बहुत भावुक हूं। मैं बुदनी से विधायक था। बुदनी विधानसभा क्षेत्र की जनता मेरे रोम रोम में रमती है। बहुत भावुक हूं। मैंने मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दिया है। मैं बुधनी से विधायक था और बुधनी विधानसभा क्षेत्र की जनता मेरे रोम रोम में रमती है, मेरी हर सांस में बसती है। मैंने बुधनी से ही अपने सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ किया था। बचपन से ही आंदोलन और फिर जनता का प्यार लगातार मिलता चला गया। इसी बुधनी विधानसभा क्षेत्र से मैं 6 बार विधायक रहा। सांसद के चुनाव में भी 6 बार इस जनता ने भारी बहुमत से मुझे जिताया। बाबरी का चैप्टर स्कूली किताबों से क्लोज हो चुका है। एनसीईआरटी की 12वीं की किताब से बाबरी मस्जिद का नाम हटा दिया गया। इसके बाद हंगामा मच गया। एनसीईआरटी की किताब में बाबरी मस्जिद को 3 गुंबद वाला ढांचा लिखा गया है। इसके बाद कई मौलाना भड़क उठे। कुछ लोग इसे इतिहास के साथ बड़ी छेड़छाड़ बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि सरकार मुसलमानों का नामो निशान मिटा देना चाहती है। हिंदुस्तान का खास तारीख है, उस तारीख को मिटाया जा रहा है, उसको खुरचा जा रहा है, उसको धुंधला किया जा रहा है और इसमें खास तौर पर ऐसे ऐसे चैप्टरों को हटाया जा रहा है जिसका ताल्लुक मुसलमानों से हो। और ये आपस में लड़ाने का जो शैक्षणिक धोरण केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया है, उसका हमें विरोध है। हमें किसी धर्म से बच्चों को नहीं लड़ाना है। इतिहास को हमेशा तोड़ मोड़ के हमें बताया गया जब हम बच्चे थे, तो कम से कम अब जब सरकार है तो सही इतिहास क्या था उसका चित्रण करना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। वहाँ मस्जिद कभी नहीं थी और जो ढांचा था वो सही में ढांचा था। आक्रांताओं ने हमारे मंदिर को तोड़ के वहाँ पे ढांचे बनाए थे। वहाँ पे तो नमाज भी नहीं होती है, तो इसका चित्रण करना मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है।
इसे लेकर विपक्षी पार्टियां हंगामा कर रही हैं। एनसीईआरटी पर शिक्षा के भगवाकरण करने और सही जानकारी छिपाने का आरोप लगा रही हैं। एनसीईआरटी का यह कहना है कि स्कूली पाठ्य पुस्तकों में बच्चों को दंगों के बारे में पढ़ाने से उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, बच्चों के अंदर हिंसक प्रवृत्ति पैदा होगी। छात्रों को इतिहास, तथ्यात्मक ज्ञान देने के लिए पढ़ाया जाता है, न कि युद्ध के मैदान में बदलने के लिए। और जो एनसीईआरटी के अंदर चेंजेस हैं, मैं समझता हूं कि वो सारी चीज़ों को जो पूर्व की भांति हैं उसको पूर्व की तरह लाके खड़ा करना चाहिए। केवल और केवल अपने आरएसएस का एजेंडा न सेट करें, उसमें सभी चीज़ों को उसमें समाहित कर और देश को, सभी बच्चों को सभी चीज़ों को जानकारी मिले। विवादित ढांचा था, 3 गुंबद थे जो विवादित थे, वहाँ पर पूजा भी होती थी, वहाँ पर मूर्ति भी थी, रामलला की मूर्ति भी स्थापित थी। तो क्या है कि एनसीईआरटी जो सच है, जो तथ्य हैं, उनको अपनी किताबों में लिख रही है। बारंबार कह रहे हैं कि 500 वर्षों की संघर्ष के बाद तब यह सफलता हमको मिली है, और ये सब कुछ न दर्शा करके तब से दर्शाएंगे जब से कोर्ट का आदेश हुआ है। यह 9 नवंबर 19 से, तो इसी स्थिति में अधूरा है। और देश की सियासत में ईवीएम पर घमासान छिड़ा हुआ है। अमेरिकी बिजनेसमैन है एलन मस्क, उन्होंने ईवीएम पर की एक पोस्ट के बाद, उन्होंने ईवीएम को लेकर एक पोस्ट किया। उसके बाद भारत में विपक्षी दलों के नेताओं ने एक के बाद एक ईवीएम की व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। इसमें राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, ऐसे विपक्षी नेताओं ने ईवीएम के बहाने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं बीजेपी और सरकार में उसके सहयोगी दल के नेताओं ने विपक्ष के आरोपों को हार की हताशा बता दिया। लोकसभा चुनाव हो चुका, बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, विपक्षी दलों की सीटें बढ़ गई, कुछ राज्यों में बीजेपी का ग्राफ नीचे चला गया, लेकिन तीसरी बार मोदी की सरकार बन गई। विपक्ष को ईवीएम पर बोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन अमेरिका के एक बिजनेसमैन ने ईवीएम को लेकर एक ट्वीट किया और हिंदुस्तान में सियासी घमासान छिड़ गया। ईवीएम एक बार फिर विपक्ष के लिए विलन बन गए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आम चुनाव को सफलतापूर्वक किया गया तो दुनिया के तमाम देशों ने इसकी तारीफ की, लेकिन रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए ईवीएम के इस्तेमाल पर अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इंसान या एआई से ईवीएम के हैक होने का खतरा है। खतरा कम है, फिर भी ये बड़ा असर करने वाला साबित हो सकता है। अमेरिकी चुनाव से ईवीएम हटा देनी चाहिए। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव है और उसी पर मस्क ने ये ट्वीट किया और अमेरिका को पेपर बैलेट पर वापस जाने की अपील की। अब इसी ट्वीट का बहाना लेकर हिंदुस्तान के सियासत में हंगामा खड़ा हो गया। राहुल गांधी ने ईवीएम की तुलना ब्लैक बॉक्स से करते हुए एक्स पर पोस्ट किया और कहा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स की तरह है, किसी को भी ईवीएम की जांच की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। संस्थाओं की जवाबदेही की कमी से लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है। कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ ईवीएम को मुद्दा बनाया, बल्कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठा दिए। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने तो चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए विपक्ष से इस मसले को संसद सत्र में उठाने की अपील कर डाली। विपक्ष को जोर से सेशन में उठाना चाहिए और मैं तो समझता हूं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, खास तौर पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनके बारे में कमी कहा जाए तो अच्छा है। उनका जो रवैया रहा है वो निष्पक्ष नहीं रहा। कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए तो बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने उस पर पलटवार किया और उल्टा कांग्रेस के साथ विपक्षी दलों से सवाल किया कि जहां वे जीते वहां ईवीएम सही, जहां हारे वहां ईवीएम गलत। अब उनकी बातों में अब कोई दम नहीं रह गया। अब बहुत बार से लोग ईवीएम और सबकी बात उठाते रहे हैं,
जब जीतते हैं तो इनके लिए ईवीएम ठीक हो जाता है, हार जाते हैं तो हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हैं। जहाँ महाविकास आघाड़ी की जीत हो गई उधर ईवीएम मशीन सही है, और जब हार हो गई तो ईवीएम मशीन के ऊपर ऑब्जेक्शन लेना, ये तो कौन सी हरकत है? अभी राहुल गांधी तो 2 जगह से जीते हैं, तो ईवीएम मशीन उधर बराबर थी, उधर बराबर थी, तो उन्होंने कहना चाहिए ईवीएम मशीन सब जगह खराब थी, मैं इस्तीफा देके फिर से चुनाव लड़ता हूँ। इससे पहले भी ईवीएम पर सियासी संग्राम हो चुका है। विपक्ष के नेता बार बार ईवीएम और चुनाव आयोग के साथ साथ चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते रहे हैं और कुछ दिनों बाद ही संसद सत्र की शुरुआत होगी और सदन में ईवीएम का मुद्दा भी गर्म रहने वाला है। और ईवीएम को लेकर मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह लगातार सवाल उठाते रहे। इन सबके बीच एलन मस्क के बयान के बाद एमपी कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक लिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बड़ी गड़बड़ी की गई। वहीं ईवीएम पर कांग्रेस के सवाल को कांग्रेस के ही नेता ने खारिज कर दिया। लक्ष्मण सिंह ने अपनी पार्टी को इस मसले पर आईना दिखा दिया। एलन मस्क के ईवीएम पर दिए बयान को एमपी कांग्रेस ने हाथों हाथ लिया। लोकसभा चुनाव में एमपी में एक भी सीट न जीतने वाली कांग्रेस ने फिर ईवीएम का राग छेड़ा। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने ईवीएम हैकिंग को इंटरनेशनल इश्यू करार दिया। साथ ही ये दावा किया कि महाराष्ट्र में ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने मध्य प्रदेश में ईवीएम को सेट करने के आरोप भी जड़ दिए। और इंटरनेशनली ये बात मानी गई है कि ईवीएम हैक हो सकती है। इसका जो सबसे बड़ा जो प्रमाण अभी आया वो जिस तरह से एक वोट से उद्धव ठाकरे का कैंडिडेट जीत रहा था, बाद में जो कैंडिडेट था सामने शिंदे गुट का, उसके भाई से ईवीएम कनेक्ट थी और वो बाद में 48 से जीत गया रिकाउंटिंग। जो बैटरी जो 4-4, 6-6, 10-10 घंटे चली वो 99% चार्ज रहती। 99% चार्ज कैसी रह सकती जिस पे इतनी वर्किंग हुई 8 घंटे की। कांग्रेस के बयानों को तवज्जो मिलती इससे पहले उनकी पार्टी के लक्ष्मण सिंह ने आईना दिखा दिया। अपने बयानों से सुर्खियां बटोरने वाले लक्ष्मण सिंह ने कहा कि हमेशा ईवीएम पर दोष नहीं मढ़ना चाहिए। लक्ष्मण सिंह ने संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा करने की नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि एलन मस्क अपने देश के बारे में बोले, अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी है तो हमें अपने देश में सुधार करना होगा। एलन मस्क उसमें क्या कर सकते हैं? एलन मस्क अपने देश की चिंता करें, हमें अपने देश की एजेंसियों पर, हमें अपने देश की व्यवस्था पर भरोसा है, और अगर कुछ कमी है तो उसको हम सुधारेंगे। एलन मस्क तो नहीं सुधारेगा ना। तो एलन मस्क की एक लाइन पर देश में इतनी प्रतिक्रिया क्यों होती है, मेरी समझ में नहीं आता। लक्ष्मण सिंह का ये बयान तब है जबकि कांग्रेस ईवीएम पर फिर से सवाल उठा रही है। और खास बात तो ये है कि दिग्विजय सिंह जो हमेशा से ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, उनके भाई हैं लक्ष्मण सिंह। बता दें कि लक्ष्मण सिंह ने केंद्र की सरकार गिराने के कुछ नेताओं के बयान पर भी खरी खरी सुनाई। उनका कहना था कि जब मध्य प्रदेश में बीजेपी ने हमारी सरकार गिराई थी तो हमने उन्हें जमकर कोसा था। ऐसे में हम उनकी सरकार गिराएंगे तो उनमें और हम में क्या फर्क बचेगा। मैंने निवेदन किया है खड़गे जी से, ताकि नहीं निवेदन है, वरिष्ठ है हमारे अध्यक्ष हैं, कि हम अपने संगठन को मजबूत करके अगला चुनाव कैसे जीतें इस पर ध्यान दें। सरकार हमारी जब गिरी थी हमने खूब आलोचना करी थी। आज हम कैसे इस बात को ये कहें कि हम सरकार गिरा दें, तो गलत है। लक्ष्मण सिंह अपने ठसक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनका इस तरह से पार्टी को आईना दिखाना जाहिर है कई नेताओं को रास नहीं आ रहा होगा। लेकिन एमपी में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ऐसे दौर में है जहां पार्टी के नेता एक दूसरे पर सवाल उछाल रहे हैं और नेतृत्व सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई करने की बात कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।